अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इमरजेंसी केयर का चैप्टर नंबर 1। इमरजेंसी केयर हमने पढ़ना है एथलेटिक ट्रेनिंग में कि जो एथलीट्स होते हैं उनको हम किस तरह से जब उन्हें कोई इंजरी होती है या कोई चोट आती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स और किसी भी टूर्नामेंट के दरमियान, तो उनको किस तरह से वहाँ पे मेडिकल सिचुएशंस या मेडिकल इमरजेंसीज़ में उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन किसी भी वक्त हो सकती हैं, एथलेटिक ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकती हैं, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स के दौरान भी हो सकती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक इमरजेंसी एक्शन प्लान मौजूद हो। ख़ास तौर पर उस वक्त तो हमें इमरजेंसी एक्शन प्लान की उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है जबकि कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी किसी भी एथलीट को आ गई हो। ये भी होता क्या है, इमरजेंसी एक्शन प्लान एक प्लान है जो कि मदद करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कि उस सिचुएशन को हमने किस तरह से डील करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई इंजरी आ गई है तो हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उस सिचुएशन को हैंडल करना है। क्या स्टेप्स होंगे कि हम जल्दी से जल्दी और बहुत कम नुकसान के साथ हम उस एथलीट को केयर प्रोवाइड करें। इमरजेंसी केयर की हमारे पास एक टीम होती है। हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे होते हैं, कोई मैचेस हो रहे होते हैं, क्रिकेट मैच फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर किया जाए तो वहाँ भी हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स या मेडिकल पर्सनल वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि अगर किसी एथलीट को कोई भी इंजरी आ जाती है तो वहाँ पे वो फ़ौरन से जाते हैं, वहाँ पे उनको इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इमरजेंसी केयर टीम में हमारे पास क्या क्या होता है, उसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमें एक EAP बनाना होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन EAP स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी एक्शन प्लान। उसके बाद हमें प्रॉपर कवरेज करनी होती है उस एथलेटिक इवेंट की और मेंटेन करना होता है हमें इमरजेंसी इक्विपमेंट्स और सप्लाइज़ को कि उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की गई हो। ये ना हो कि जब हम वो चीज़ें इस्तेमाल करने लगे तो पता चलेगा कि इसमें कोई ख़राबी है। नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। हमें उसके लिए ट्रेन पीपल चाहिए होते हैं, जो कि फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और फिर वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हेल्प करेंगे। वो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जो भी इमरजेंसी केयर है वो प्रॉपर तरीके से उस एथलीट को, उस पर्सन को प्रोवाइड की जाए। उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन होती है EAP की, कि एक प्रॉपर प्लान डेवलप किया जाए और फिर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। इसके अलावा फिर हमें चाहिए होते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ और इमरजेंसी टीम, जिसमें हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड पर्सन्स होते हैं। ये नहीं कि किसी को भी आप उस टीम में ऐड कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर बाकायदा ट्रेनिंग होती है और उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी में किस तरह से ट्रीट करना है। जिस तरह से रेस्क्यू पर्सन्स की ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस को डील कर सकें, इसी तरह से इन पर्सन्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। फिर हमारे पास है इनिशियल पेशेंट असेसमेंट एंड केयर, कि पेशेंट को जब इंजरी हुई है, जो भी एथलीट है उसको इंजरी हुई है तो फ़ौरन उसको क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उसको असेस किस तरह से करना है। और इमरजेंसी कम्युनिकेशन देखनी है हमने कि जब किसी पर्सन को इंजरी हो गई है तो वहाँ पे ये नहीं कि हमने पैनिक हो जाना है, बल्कि फ़ौरन से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है और EAP को फ़ौरन से एक्शन में लाना है। इसके अलावा इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड सप्लाइज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ पे पड़ी हुई हैं और उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है कि नहीं। वेन्यू लोकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे क्यों। फिर इसके अलावा इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए और उसका ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। वो उस एरिया पे जहाँ पे पेशेंट या एथलीट जिसको चोट लगी है वो वहाँ पे है, तो वहाँ तक उसका एक्सेस ईजी किया जाए। इमरजेंसी केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और लीगल नीड एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी ये इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से लीगल और तरीके से उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि क्या क्या हुआ था और उसके रिज़ल्ट में क्या क्या वहाँ पे किया गया ताकि उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। इस बॉक्स में हमारे पास वही चीज़ें बताई गई हैं, थोड़ी सी फर्दर डिटेल के साथ जो ऊपर एक्सप्लेन की गई हैं, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं कि किस तरह से उसको डेवलप करना है, किस तरह से प्रॉपर कवरेज की जाएगी, मेंटेन करना है हमने इक्विपमेंट को, अप्रोप्रिएट टीम सिलेक्शन करनी है और एजुकेट करना है स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम को प्रॉपर तरीके से। हमारे पास पहला पॉइंट है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन EAP। रिसर्चेस से हमें पता चला है कि 1/3 ऑफ एथलीट्स जितने भी होते हैं उनको किसी ना किसी तरह की चोट या किसी तरह की इंजरी स्पोर्ट्स इवेंट्स में होती ही होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक रिटन EAP प्लान हो डिफरेंट इंजरीज़ और डिफरेंट कंडीशंस को कंसीडर करते हुए, और ये EAP प्लान जो या इमरजेंसी एक्शन प्लान जो भी बनाया जाए वो लोकल हमारे पास जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होती हैं उनके साथ मिलकर बनाया जाए, क्योंकि वो ट्रेन पर्सनल्स होते हैं, उनको पता होता है कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है वो किस तरह से डील की जाएगी
क्योंकि उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इनिशियली, उसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से ये ज़रूरी है कि किसी लोकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के साथ ईएपी हमारे पास डेवलप किया जाए। ईएपी हमारे पास होना कैसा चाहिए? कंसाइज़ होना चाहिए, लेकिन इतना डिटेल होनी चाहिए उसमें कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आए कि मैंने क्या-क्या स्टेप्स करने हैं कि मुझे एक अच्छा आउटकम मिले और मैं जो एथलीट या जो पेशेंट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा ईएपी डेवलप किया जाए और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी अच्छे तरीके से लाज़मी करार दिया जाए कि उसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करें और उस पे अमल करें। इसको किया कैसे जाता है? डॉक्यूमेंटेशंस के ज़रिए से किया जाता है। जो इन्वॉल्व पर्सनल होते हैं, जो मेडिकल टीम होती है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है और उनकी बार-बार रिहर्सल्स करवाई जाती हैं ताकि वो प्लान जो है वो उनको ज़हन-नशीन हो जाए। जब भी कोई इस तरह की कंडीशन आए तो वो जल्द से जल्द प्रॉम्प्टली अपने उस प्लान को अमल में ला सकें। और ये भी ज़रूरी है कि डिफरेंट एथलेटिक इवेंट्स के लिए और डिफरेंट जो हमारे पास वेन्यूज़ होते हैं या डिफरेंट स्टेडियम्स जहाँ पे एथलेटिक इवेंट्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्लान्स होने चाहिए और प्रैक्टिसेस के लिए अलग होना चाहिए और गेम्स के लिए अलग होना चाहिए। और ये भी इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि लाज़मी नहीं है कि हर जगह पे हमारे पास फिजिशियन मौजूद हो। तो फिजिशियन की एब्सेंस को भी ध्यान रखते हुए ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि कोई जो मेडिकल टीम का आम इंसान है वो भी इसको आराम से एक्शन में ला सके। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो यूज़ की जाएगी इस प्लान में वो डिफरेंट जो एथलेटिक इवेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट होती है और डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें जो एथलीट्स होते हैं वो डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो उस इक्विपमेंट से जो फॉर एग्जांपल अगर चोट लगे किसी को, लाजमी नहीं है कि उसका सेम ही इम्पैक्ट आए सब पे। तो उसके लिए जो ईएपी होना चाहिए इस चीज़ को भी ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि कुछ गेम्स हमारे पास होती हैं इंडोर होती हैं, कुछ होती हैं हमारे पास आउटडोर स्टेडियम्स, ह्यूज स्टेडियम्स में। आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, अगर इंटेंस हीट के मौसम में, इंटेंस समर में अगर वो गेम हो रही है तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हमारे पास लार्ज टब्स हों या पूल्स हों जिनको वहाँ पे यूज़ किया जा सके फ़ौरन, ताकि वो एथलीट जो हो उसको फ़ौरन से उसमें पूल में पानी में बिठाया जाए ताकि उसका जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम मेंबर जो हमारे पास मेडिकल टीम के हैं उनके पास जो लोकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है उनका नंबर हो या उन तक उनकी रसाई हो, ताकि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको कांटेक्ट करके उनको फ़ौरन से उस वेन्यू पे बुला सकें। इसलिए हर मेंबर का जो रोल है वो ईएपी में मेंशन होना चाहिए और हर ईएपी की कॉपी या उस डॉक्यूमेंट की कॉपी उनके पास मौजूद होनी चाहिए। हर मेंबर की अलग अलग कॉपी उनके पास होनी चाहिए और वो जो प्लान है उसकी ओवरऑल कॉपी उस वेन्यू पे भी पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो भी जाए तो वहाँ पे वेन्यू में जो इंचार्ज है उसको और जो मेडिकल टीम है उसको पता हो कि उन्होंने किस तरह से जल्द मेडिकल सपोर्ट या मेडिकल हेल्प उस एथलीट को प्रोवाइड करनी है। इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा रिहर्सल की जाएगी ईएपी की, उतनी ही अच्छे से वो प्लान एक्शन में लाया जाएगा और उसको उतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ख़ास तौर पे जो हाई रिस्क स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें पता होता है कि इंजरी होनी ही होनी होती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी गेम्स होती हैं जिनमें लाजमी किसी ना किसी एथलीट को कोई ना कोई, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, कोई ना कोई इंजरी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रिहर्सल की जाए प्री सीज़न के, सीज़न स्टार्ट होने से पहले उस रिहर्सल्स की जाएँ और अगर कहीं पे अपडेट्स ज़रूरी हैं तो उन अपडेट्स को भी उस प्लान में डाला जाए और उसकी एक रिवाइज्ड कॉपी बनाई जाए और उसको फिर सब तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ एंड इमरजेंसी टीम। अब ईएपी की इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास एक इमरजेंसी टीम ना हो। इसके प्राइमरी मेंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ में क्या कौन कौन आता है? एथलेटिक ट्रेनर होता है हमारे पास, टीम फिजिशियन होता है, एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, टीम कोचेज़ होते हैं और इक्विपमेंट मैनेजर्स होते हैं। और इस टीम के जितने भी मेंबर्स अभी मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है? वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऐसा पर्सन होता है जो कि ट्रेंड पर्सनल होता है, जिसको ट्रेनिंग दी गई होती है इमरजेंसी केयर देने की। जब तक कि ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो हमारी लोकल मेडिकल सर्विस होती है वो सीन पे ना पहुंच जाए, उससे पहले जो भी सबसे पहले हमें उस एथलीट को देगा इमरजेंसी केयर, वो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। इसीलिए तमाम मेंबर्स को जो कि ये मेडिकल टीम का हिस्सा है उन सबको इमरजेंसी केयर आनी चाहिए या फर्स्ट एड ट्रेनिंग उनको आनी चाहिए, ताकि उनमें से कोई भी अगर सीन पे मौजूद है तो वो फ़ौरन से जाके पैनिक किए बगैर उस एथलीट की मदद करे, उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करे। अब उसको पता क्या क्या होना चाहिए? उसको फ़र्स्ट एड का पता होना चाहिए, उसको सीपीआर देना आना चाहिए, उसको एईडी जो कि एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है वो यूज़ करना आना चाहिए,
और इसके अलावा अगर कोई ब्लड स्पिलेज हो गई है वहाँ पे, या कोई ऐसी इंजरी आ गई है कि ब्लड वहाँ पे लॉस हो रहा है उस एथलीट का, तो बाकियों उसे, अपने आप को और बाकियों को किस तरह से बचाना है, प्रिवेंशन किस तरह से करनी है डिज़ीज़ की, वो भी उसको पता होना चाहिए। अब हमारे पास इमरजेंसी टीम और उसके रोल्स हैं। एथलेटिक ट्रेनर हमारे पास एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर और इमीडिएट केयर प्रोवाइडर के तौर पे एक्ट कर सकता है। टीम फिजिशियन वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट करता है। टीम कोच फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट कर सकता है। उसके अलावा वो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। लोकल मेडिकल सर्विसेज के साथ वो कॉन्टैक्ट करता है कि वो जल्द से जल्द सीन पे पहुंच सके। इसके अलावा एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट जो होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भी एक्ट करता है। और इक्विपमेंट रिट्रीवल का क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास ये इमरजेंसी केयर की इक्विपमेंट जिस रूम में पड़ी हुई है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, और वहाँ से वो जल्द से जल्द वो इक्विपमेंट ला के उस फर्स्ट रिस्पॉन्डर को देगा। इक्विपमेंट मैनेजर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे भी एक्ट करता है। और डायरेक्शन ऑफ ईएमएस टू सीन कि वो जो मेडिकल सर्विस है उसको जल्द से जल्द एंट्रेंस ऑफ द स्टेडियम या जो भी वेन्यू है वहाँ से लेके जहाँ पे सीन है, जहाँ पे वहाँ पे वो इवेंट या मेडिकल इमरजेंसी हुई है वहाँ तक उसको जल्द से जल्द लाने का काम इक्विपमेंट मैनेजर का होता है। अब हमारे पास ये जैसे ऊपर पढ़े हमने 4 हमारे पास बेसिक रोल्स होते हैं। इमीडिएट केयर ऑफ एथलीट के लिए हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। इमरजेंसी इक्विपमेंट रिट्रीवल के लिए हमारे पास मोस्टली इक्विपमेंट मैनेजर जो होता है वो एज एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट जो होता है वो इक्विपमेंट रिट्रीवल के लिए असाइन किया गया होता है कि वो लेके आएगा जल्द से जल्द सीन पे। फिर हमारे पास एक्टिवेट करना होता है ईएमएस सिस्टम को, उसके लिए ज़्यादातर हमारे पास जो कोच होता है वो एक्टिवेट करता है। और हमारे पास चौथा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएस टू सीन ऑफ इमरजेंसी के अगर कहीं पे दरवाजे वगैरह लॉक हैं या बंद हैं तो ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल जो टीम है उसके स्टेडियम या वेन्यू पे आने से पहले ही अगर दरवाजे बंद हैं, अगर कहीं पे कोई रास्ता ब्लॉक हुआ है उसको क्लियर किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द डायरेक्टली वहाँ पे सीन पे पहुँच सके। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम मेंबर्स को एक दूसरे के रोल्स का पता होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने अगर उनको रैंडमली कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर टीम फिजिशियन को एक्ट करना पड़े इक्विपमेंट रिट्रीवल के तौर पे, तो वो इस काबिल हो कि वो जाके वहाँ से लेके आ सके चीज़ें। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको एक दूसरे के काम पता होना चाहिए। और ये भी अच्छा होता है कि अगर एक ही काम के लिए फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट रिट्रीवल है उसके लिए एक पर्सन ही 2 पर्सन रख लिए जाए ताकि अगर एक सीन पे ना हो तो दूसरा मौजूद हो और वो जल्द से जल्द इक्विपमेंट आके दे सके। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल पेशेंट असेसमेंट एंड केयर। तो उसके लिए हम ये टेबल करेंगे। हमारे पास 3 C's होते हैं इनिशियल असेसमेंट के लिए, चेक, कॉल, केयर सिस्टम। चेक में हमारे पास क्या होता है कि हमें सबसे पहले सीन को चेक करना चाहिए कि वो सेफ़ है कि नहीं हमारे लिए भी और एथलीट के लिए भी। इसके लिए चेक करना चाहिए किसी भी एविडेंस के लिए कि कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है कि जिससे पता चले कि एथलीट के साथ हुआ क्या या फिर जो भी हुआ वो कैसे हुआ। उसके बाद हमने ABCs चेक करनी है उस पेशेंट की, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और कोई अगर फ्रैक्चर या ब्लीडिंग है तो उसके लिए भी हमने पेशेंट को असेस करना है और उसको चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल। कॉल के लिए यहाँ पे 911 लिखा है, हमारी लोकल सर्विसेज 1122 है तो हम उसको कॉल करेंगे। इसके अलावा फिर हमने उसको प्रॉपर जो सर्विस है उसको प्रॉपर डायरेक्शंस देनी है इंजरी साइट तक पहुँचने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टेडियम है तो हमने उसको प्रॉपरली डायरेक्ट करना है कि उसने कहाँ से एंटर होना है और कहाँ से वो जल्द से जल्द हमारे पास उस लोकेशन तक, उस सीन तक पहुँच सकेगी। इसके अलावा हमने जो एम्बुलेंस है उसको सीन तक लेके जाना है और इंजर्ड एथलीट को हमने फ़ौरन से उस एम्बुलेंस में डालना है और उसको लेके जाना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम किस्म की उसको इंजरी हुई है तो उसके लिए जल्द से जल्द हमने उसको वहाँ से शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है केयर। केयर हमने किस तरह से प्रोवाइड करनी है, हमने काम रहना है और पेशेंट को रीअश्योर करना है कि ये ना हो कि उसको रीअश्योर करने के बजाय हम खुद पैनिक में आ जाएं, खुद हम नर्वस हों, तो पेशेंट खुद ब खुद जो भी एथलीट होगा वो खुद नर्वस हो जाएगा और उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है। उसको रीअसेस करना है और उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना है। अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हमने रोकना है, कंट्रोल करना है। जो हमारे पास फर्स्ट एड किट होगी उसके अंदर हमारे पास चीज़ें मौजूद होंगी जिससे कि हम कर सकेंगे। फिर हमने उसको इमोबिलाइज़ करना है। अगर कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट है जहाँ पे हमारे पास हमें लग रहा है कि फ्रैक्चर वहाँ पे पॉसिबल है या हो गया है, तो हमने उसको इमोबिलाइज़ कर देना है यूजिंग द स्प्लेंट्स और एनीथिंग अवेलेबल एट दैट मोमेंट। और फिर हमने उसको, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और हमें ज़रूरत है CPR की, तो हमने उसको CPR देना है। और अगर CPR से भी नहीं फ़र्क पड़ा और हमारे पास AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वहाँ पे मौजूद है तो उसको हमने अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है। और उसी वक्त यूज़ करना है जब हमारे पास कोई ऐसा पर्सनल मौजूद है जिसको उसको यूज़ करना आता हो और हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आई हुई हो, सिर्फ उसी वक्त हमने उसको यूज़ करना है। तो ये था हमारे पास चेक, कॉल एंड केयर सिस्टम।
नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमें बताया जाता है कि बेसिक हमारे पास की है। अगर हमारी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छी होगी तो ही हमारे पास ये जो ईएपी या जो इमरजेंसी प्लान हम बनाते हैं वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली आगे अपना हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इसके लिए कम्युनिकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कम्युनिकेशन हमें किसी भी इवेंट से पहले एक दूसरे के साथ जो मेडिकल टीम्स हैं उनके साथ, जो हमारे पास लोकल टीम्स हैं, लोकल ईएमएस सिस्टम है, उसके साथ हमने कम्युनिकेशन अगर हमारी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से पहले हो जाए तो बहुत ज़्यादा इसको अच्छा समझा जाता है कि वो एक दूसरे को रीअश्योर करते हैं कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ वो अपने प्लान्स शेयर करते हैं कि अगर कोई भी अगर इमरजेंसी इवेंट हो गया है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी वेन्यू में चेक किया जाना चाहिए कि वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास नेटवर्क मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास सिस्टम है कि नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ज़रूरी है कि कोई भी सेल फ़ोन, टेलीफ़ोन या कोई भी टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे पास डिवाइस मौजूद होनी चाहिए। आजकल जो कॉमन मेथड है वो सबको पता है कि एक सेल फ़ोन को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमारे पास प्राइमरी कम्युनिकेशन का फेलियर हो जाए, किसी भी तरह से हमारी कम्युनिकेशन ना हो सके तो हमें बैकअप पे एक सेकेंडरी प्लान लाजमी तौर पे रखना चाहिए। इसके अलावा हमें इमरजेंसी नंबर्स पता होने चाहिए जो कि हम यूज़ करेंगे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। आजकल तो ऐसे होता है कि जहाँ पे सेल फ़ोन या इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहाँ पे इमरजेंसी नंबर्स के जो बैनर्स बना के वहाँ पे पेस्ट किए होते हैं ताकि किसी को मुश्किल ना हो। नंबर्स लाज़मी नहीं है कि हर किसी को नंबर याद हों, तो इसलिए वहाँ पे नंबर्स अक्सर तौर पे पेस्ट किए गए होते हैं या उनके पोस्टर्स लगाए गए होते हैं। और कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्क्यू वालों को कॉल करना पड़ गया है तो उन्हें हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, एग्जैक्ट स्ट्रीट बतानी है, एग्जैक्ट वेन्यू बताना है जहाँ पे वो मेडिकल इमरजेंसी हुई है ताकि उनको वहाँ पे पहुँचने में बिल्कुल भी देर ना हो और वो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड सप्लाइज़। इमरजेंसी इक्विपमेंट और सप्लाइज़ हमें पता है कि बहुत ज़रूरी हैं एथलेटिक इवेंट्स में, क्योंकि इंजरी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मेडिकल टीम है उसके तमाम मेंबर्स को पता हो कि जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है, जो सप्लाइज़ हैं वो कहाँ पे किस रूम में रखी गई हैं, और एथलेटिक ट्रेनिंग स्टाफ को भी पता हो कि उसको कहाँ पे स्टोर किया गया है। उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाना चाहिए कि उस डिवाइस को या उन इक्विपमेंट्स को कोई भी डैमेज ना पहुंचा हो, ताकि ऐसा ना हो कि जब वो इक्विपमेंट यूज़ की जाने लगें तो वहाँ पे पता चले कि इक्विपमेंट ख़राब है। तो इसलिए उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी होती है और उसको चेक किया जाना चाहिए किसी भी इवेंट से पहले कि वो डिवाइस काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। इस तरह से हमारे पास स्टोरेज बॉक्सेस या ट्रॉलीज़ होती हैं जहाँ पे वो इक्विपमेंट या सप्लाइज़ को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे पास एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है उसको चेक किया जाए कि वो काम भी कर रहा है कि नहीं। उसकी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाना है और उसको प्रॉपर चेक किया जाना चाहिए कि उसके अंदर जो करंट या जो भी उसका मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा भी होता है कई बार पता नहीं चलता और वो जो इक्विपमेंट होती है वो डैमेज्ड होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको चेक किया जाए। और ऐसा भी ना हो कि मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन कोई हो गई है और उसके दौरान पता चल रहा है कि भाई किसी इक्विपमेंट का कोई पीस वहाँ से गायब है जो कि ज़रूरी था उस इक्विपमेंट के वर्क करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ या कोई पीस मिसिंग है तो उसको ढूंढा जाए या उसको रिप्लेस किया जाए नए के साथ। अब ये बॉक्स में हमें बताया गया है कि कौन सी हमारे पास इक्विपमेंट और सप्लाई लिस्ट है। इक्विपमेंट होनी चाहिए, एईडी यूनिट होना चाहिए हमारे पास, इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट्स होने चाहिए कि अगर फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे स्प्लिंट्स के ज़रिए से उसको इमोबिलाइज़ किया जाए। स्ट्रेचर या स्पाइन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि स्पाइन को बगैर मूव किए वहाँ से पेशेंट को मूव करना होता है हॉस्पिटल। तो उसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हमारे पास कोई स्पाइन बोर्ड और वहाँ पे स्ट्रेचर मौजूद हो। इसके अलावा एयरवे बैग या वेल्थ मास्क होना चाहिए हमारे पास, सप्लाइज़ होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, स्टेराइल बैंडेजेस होनी चाहिए, टेप एंड इलास्टिक रैप्स और ब्लड बॉर्न पैथोजन किट्स होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जा सके अगर कोई पैथोजन मौजूद हो। नेक्स्ट हमारे पास है वेन्यू लोकेशंस के। हमने बात पहले भी की है कि जो ईएपी है वो हमें वेन्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए ताकि जो एक्शन प्लान है वो इस तरह का हो कि वहाँ पे जल्द से जल्द जो एथलीट है उस तक एम्बुलेंस की रसाई हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो एरिया या वो जगह ही ऐसी हो कि जहाँ पे एम्बुलेंस आगे जा ही ना सके, तो ये भी ठीक नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्पेसिफिक एरियाज़ को देखा जाए, उसको रिव्यू किया जाए। अगर कोई इस तरह की लोकेशन है कि जहाँ पे लग रहा है कि ईएपी जो है वो बिल्कुल भी सही तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोशिश की जाए कि उस वेन्यू को चेंज किया जाए। मेडिकल सर्विसेज को पहले से पता होना चाहिए उस वेन्यू के बारे में, उस लोकेशन के बारे में,
और वहाँ पे फिर जब अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उनका वहाँ तक पहुँचना आसान हो। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर कोई इंजरी आ गई है तो किस तरह से हमने उस पेशेंट को, उस एथलीट को ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास यूजुअली किसी भी एम्बुलेंस या ईएमएस व्हीकल के ज़रिए से की जाती है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पे जो हमारे पास मेडिकल टीम के मेंबर्स हैं वो भी पेशेंट्स को खुद एम्बुलेंस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ईएपी जो प्लान है उसके अंदर डिटेल्ड ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए कि किस तरह से हमने डिफरेंट इवेंट्स में ट्रांसपोर्ट करना है पेशेंट को। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो वेन्यू है वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद हो, और ऑन द सेफ साइड एक से ज़्यादा एम्बुलेंस हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई ऐसा इवेंट पे हो गया है जहाँ पे स्पेक्टेटर्स को भी इंजरी आ गई है तो उन स्पेक्टेटर्स को भी इमरजेंसी केयर की ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए उनके लिए भी एम्बुलेंसेस मौजूद होनी चाहिए। और मेडिकल स्टाफ जो स्पोर्ट्स एथलेटिक टीम का होता है, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर वो उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ ये पॉइंट पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर स्पेक्टेटर्स को इंजरी आ गई तो उनके लिए अगर सेपरेटली अगर टीम या कोई मेडिकल टीम वहाँ पे हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस पॉइंट को देखते हुए भी ईएपी को हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी केयर फैसिलिटीज़। अब जो हमारे पास लोकल इमरजेंसी केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी हमें वेन्यूज़ को और लोकेशंस को ध्यान में रख के सिलेक्ट करनी चाहिए कि उस जो फैसिलिटी है उसका डिस्टेंस कितना है वेन्यू से, कि वो कितना जल्द ही जो एथलीट या जो पेशेंट होगा उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर फैसिलिटी, इमरजेंसी केयर फैसिलिटी सिलेक्ट की जाए। इसलिए ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जो ईएपी है, जो प्लान डिवाइस किया गया है, उसको रिव्यू किया जाए इमरजेंसी केयर फैसिलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ और मेडिकल स्टाफ के साथ, ताकि अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए वो किसी भी इवेंट से पहले डिस्कस हो जाए, और अगर उसमें अपडेट की ज़रूरत है तो उसको अपडेट किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे पास जो भी एथलीट है जिसको इंजरी आई है उसका जो इक्विपमेंट है उसको ध्यान से रिमूव किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल प्लेयर है उसके हेलमेट्स को, उसके शोल्डर पैड्स को रिमूव किया जाता है केयरफुली इमरजेंसी केयर फैसिलिटी में। ग्राउंड में ही ऐसा काम नहीं करना चाहिए बल्कि फैसिलिटी तक जाने का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि अगर वो जो हमारी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या वो शोल्डर पैड्स वगैरह होते हैं वो प्रोटेक्ट किए हुए हैं किसी ऐसी इंजरी को या स्टॉप किए हुए हैं किसी ब्लीडिंग को, तो वो स्टार्ट ना हो जाए वहाँ पे ही ग्राउंड में। तो इसलिए ज़रूरी है कि फैसिलिटी में जाके उसका जो इक्विपमेंट है उसको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल नीड एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसकी ज़रूरत क्यों है? ताकि हमारे पास जो हाईएस्ट क्वालिटी केयर है वो हम दे सकें उस पार्टिसिपेंट को या उस एथलीट को जिसको इंजरी हुई है। इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पीसीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में ऐड होना ज़रूरी है। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? एथलीट का इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कार्ड, जो कि उसकी करंट मेडिकल कंडीशंस को या जो भी वो इस वक्त मेडिकेशंस ले रहा है उसको कंटेन करता हो, कि उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि वो इस वक्त करंटली ये चीज़ें यूज़ कर रहा है, ये मेडिकेशन यूज़ कर रहा है। फिर हमारे पास इंडिविजुअल इंजरी इवैल्यूएशन फॉर्म आ जाता है जिसमें हमारे पास एथलीट की जो इंजरीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है डिलिनिएशन ऑफ द पर्सन और ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग, कि वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, उस इवेंट को डॉक्यूमेंट किस तरह से करता है वो। फिर हमारे पास है फॉलो अप डॉक्यूमेंटेशन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन, के जब इमरजेंसी सिचुएशन हुई है तो इसमें इनिशियल ये केयर दी गई थी और फिर बाद में फॉलोअप में क्या क्या किया गया था। डॉक्यूमेंटेशन ऑन पर्सनल ट्रेनिंग एंड रेगुलर रिहर्सल ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान, ये भी डॉक्यूमेंट किया जाता है कि उन जो मेडिकल टीम है उनकी रोज़ ट्रेनिंग की गई, उनको रोज़ रिहर्सल करवाई गई ताकि ये ईएपी को ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज, इन्वेंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ, के जो खर्चा आया वहाँ पे उस इक्विपमेंट को ख़रीदने में, उसकी मेंटेनेंस में, उस इमरजेंसी एक्शन प्लान को बनाने में, वो भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास कोचेज़ होते हैं या इमरजेंसी केयर टीम के मेंबर्स होते हैं उनको पाम कार्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो ईएपी की रेफरेंस दे के वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच सकें, ताकि उनको रोका ना जाए। और इसके अलावा ये ज़रूरी है कि ईएपी को वक्त के साथ साथ बार बार रिवाइज़ किया जाना चाहिए, अपडेट्स उसमें लेके आनी चाहिए, क्योंकि हर इवेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंज हो रहा होता है और कई बार अपडेट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ईएपी को बार बार रिव्यू किया जाए, मे बी एनुअली, मे बी मंथली। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिव्यू करती हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर करेंगे।